स्टडी पॉइंट में आज हम क्लास 11th के बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 11th का बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लास 11th का बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें क्या पढ़ने का है? जिसमें हमें क्या पढ़ने का है? जैविक वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? जीवों का वर्गीकरण आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप लोग जितने भी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है बाबू। और आप लोग अगर अच्छा कमेंट कीजिएगा, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगेगा तब हम बायोलॉजी का वीडियो कंटिन्यू डालेंगे। अगर आप हमसे बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, यस मैम हम आपसे बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, आप वीडियो कंटिन्यू डालिए। आप ऐसा लिखकर कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमें पता लगेगा कि हाँ बच्चों को बायोलॉजी पढ़ने में रुचि है। अब हम जानते हैं किसके बारे में, तो बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर। हम बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसको क्या पढ़ना हमें? जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि आखिर जीवों का वर्गीकरण कैसे होता है और जीवों का वर्गीकरण करने का जरूरत क्यों पड़ा, इसके बारे में जानेंगे। जानेंगे कि जीवों का क्लासिफिकेशन किस प्रकार हुआ है। देखिए हम पढ़ते हैं कि जीवों का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो जीवों का वर्गीकरण आखिर हम कहते किसे हैं? व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? जीवों का वर्गीकरण क्या है? तो देखिए जीवों की उनकी समानताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटने को हम जैविक या कह सकते हैं जैविक वर्गीकरण कहते हैं। हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? कह रहे हैं कि जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर, जो जीव है, एक जीव का लक्षण गुण अगर दूसरे जीवों से मैच करता है तब हम उनकी समानताओं को मैच करके उनको क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं, अलग अलग समूहों में बांटते हैं। देखते हैं कि जैसे मनुष्य का गुण एक मनुष्य जाति से मैच कर रहा है, अगर हमारा गुण और आपका गुण अगर मैच करता है तो हम लोग क्या हो जाएंगे? एक समूह हो जाएंगे। किसका? तो मनुष्य जाति का समूह हो जाएंगे। तो मनुष्य जाति को अलग बांट दिया गया, पक्षियों का गुण मिलाया, एक पक्षी को दूसरे पक्षी से गुण मैच करता है, अगर उनकी समानताओं, उनका इक्वालिटी मैच होता है तब उनको पक्षी की श्रेणी में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार जीवों का वर्गीकरण किसके आधार पर होता है? तो आप ध्यान रखिएगा, जीवों का वर्गीकरण उनकी वंश और जाति, उनकी लक्षण के आधार पे होती है। उनकी लक्षण के आधार पर, उनकी समानताओं के आधार पर जीवों का वर्गीकरण होता है। कहा गया है जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटने को जैविक वर्गीकरण कहते हैं। किनके आधार पे? उनकी समानताओं के, विभिन्न प्रकार के क्या होता है? समानता होता है, विभिन्न प्रकार का इक्वालिटी होता है। तो उस सबको बांटने, जिस आधार पे हम उसको बांटते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इतना समझ में आया? हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आखिर क्वेश्चन उठता है, आखिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जरूरत हमें क्यों पड़ा? आखिर जीवों का वर्गीकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? आखिर जीवों का आवश्यकता क्यों पड़ी बांटने का? तो क्या बताइएगा? जीवों का अध्ययन आसान होता है जब हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं, जब हम जीवों को अलग अलग समूहों में बांटते हैं तब क्या होता है? हमको उसके बारे में पढ़ने में आसानी होती है। जैसे कि पूरी मनुष्य जाति को एक वर्ग में रखा गया, पूरी पक्षी जाति को एक वर्ग में रखा गया, जितना भी जानवर जाति को है इसको एक वर्ग में रखा गया। तब जब हम उस पे अध्ययन करेंगे, तब अगर हमको मनुष्य पे अध्ययन करने को रहेगा, तो हम अगर मनुष्य पे अध्ययन करेंगे तो वो पूरी मनुष्य जाति पे क्या होगा? रिसर्च होगा। ये थोड़ा होगा कि ऐसा अगर हम मनुष्य जाति पे रिसर्च करेंगे तो सिर्फ काला आदमी पे रिसर्च करेंगे, गोरा आदमी पे रिसर्च करेंगे, नहीं, पूरी मनुष्य जाति पे वो रिसर्च होगा। तब क्या होगा? हमको उसका अध्ययन करने में, जब क्लासिफिकेशन होता है तो सबसे पहले उसका रिसर्च करने में और अध्ययन करने में हम लोग को क्या होती है? हम लोग का ये
आसान होता है, हम लोग को आसानी होती है किसके क्या चीज़ करने में, तो अध्ययन करने में। जीवों को पहचान करने में सहायता मिलती है, जीवों की वर्गीकरण में जीवों को पहचानने में सहायता मिलती है। मतलब वो कौन सा जीव है, वो कौन सा जीव है कैसे पहचानते, तो उसका वर्गीकरण हुआ रहता है, तब हम जानते हैं वो कौन सा जीव है। जैसे पूरी मनुष्य जाति है, पूरी मनुष्य जाति को कहा गया है होमो सेपियंस, मतलब पूरी जितना भी मनुष्य जाति है उसको हम होमो सेपियंस के नाम जानेंगे। जैसा ही होमो सेपियंस आ गया मतलब हम समझ जाएंगे कि वो मनुष्य है। पूरी पक्षी जाति, जैसे ही हम समझ जाएंगे कि ये पक्षी है मतलब इसको पक्षी के श्रेणी में रखा गया है, तो हम समझ जाएंगे क्या है, पक्षी है। तो मतलब क्या हुआ, हम ऐसा कह सकते हैं कि उनको पहचान करने के लिए हम कह सकते हैं वर्गीकरण के आधार पर पहचान सकते हैं कि वो कौन पक्षी है, कौन जानवर है और कौन मनुष्य है। तो इस प्रकार जीवों का वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। विभिन्न जीवों के बीच संबंध समझाने में मदद करती है। जो वर्गीकरण होता है वो विभिन्न जीवों के बीच संबंध बताता है। कैसे बताता है कि देखिए वो पक्षी है, वो जानवर है, वो जानवर है वो उसका दो पैर है, दो पैर है, वो चार पैर से चलता है, उसका क्या है, एक बड़ा सा सूंड है, उसका बड़ा बड़ा दांत है। इस प्रकार से कुछ ऐसी विभिन्न जीवों कुछ ऐसी संबंध बताता है जिससे क्या होता है इंसान को समझ में आता है। जैसे देखिए मनुष्य है, मनुष्य के बीच एक मनुष्य के बीच दूसरे मनुष्य के बीच को संबंध को बताता है कि देखिए जैसा इस मनुष्य के अंदर गुण पाया गया है ऐसा उस मनुष्य के अंदर भी गुण पाया गया है, बताएगा नहीं। जैसा इस पक्षी के अंदर भी गुण पाया गया वैसे इस पक्षी के भी गुण अंदर पाया गया। तो ये क्या, ये दोनों के बीच संबंध बता रहा है, ये दोनों के बीच क्या कर रहा है, संबंध को स्थापित कर रहा है, संबंध को समझाने में मदद करता है। कौन, तो जीवों के वर्गीकरण हमें एक भी दूसरे के बीच संबंध बताने में भी मदद करती है। का सही स्थान और निर्धारण किया जा सकता, नए जीवों का सही स्थान निर्धारित किया जाता है। जीवों के वर्गीकरण में यह बताया जाता है कि कौन जीवों को किस स्थान में रखा जाए। कोई जंगली जीव है उसको जंगली जीवों में रखा जाए, पक्षी है मतलब वो आसमान में उड़ने वाला है, कोई उभयचर है, कोई आप कह सकते हैं कोई स्थल पर रहने वाला है उसको हम क्या कहते हैं, स्थल जीव जो स्थल पर रहता है, कोई पानी में है, सरीसृप है। तो ये सारी जो बातें हैं हमको पहचान में आता है। स्थान का भी निर्धारण, नए जीवों का स्थान का निर्धारण भी हम कैसे कर सकते हैं, तो वर्गीकरण की मदद से हम कर सकते हैं। अब देखिए वर्गीकरण कैसे हुआ और सबसे पहले वर्गीकरण का थ्योरी किसने दिया, सबसे पहले वर्गीकरण करता कौन है, सबसे पहले कौन बांटता है। तो देखिए पहले जो होते हैं हमारे अरस्तु साहब जो क्या है, बायोलॉजी के फादर हैं और जियोलॉजी के भी फादर है अरस्तु। वो क्या कहते हैं, पूरी जगत को, पूरी जीव जगत को क्या करते हैं, पूरी जीव जगत को दो भागों में बांटते हैं। ये हम कह सकते हैं दो श्रेणी में बांटते हैं। पहला है प्राणी जगत, दूसरा है पादप जगत। पहला प्राणी जगत, दूसरा है पादप जगत। पहला क्या, जंतु जगत। जितने भी जंतु जगत, जितना भी जंतु जगत है सबको किस में रख दिया, जंतु जगत में। जितना भी जंतु है सबको जंतु जगत में, और जितना भी पेड़ पौधा छोटा छोटा जितना भी पेड़ पौधा है सबको अरस्तु पादप जगत में रख देते हैं। लेकिन देखिए यहाँ इनमें कमी रह गया, अरस्तु ने द्विजगत वर्गीकरण का उदाहरण देते हैं, मतलब द्विजगत सिद्धांत देते हैं। कौन, तो आपका ये अरस्तु होते हैं टू किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब जीवों का वर्गीकरण, दो जीवों का वर्गीकरण मतलब दो जगत में जीवों को बांटते हैं। टू किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, दो जीवों को दो भागों में क्या करते हैं, वर्गीकृत करते। कौन, अरस्तु करते हैं, एक को पादप एक को जंतु जगत। लेकिन इनकी जो क्लासिफिकेशन में यह कमी रह जाती है कि वो ना तो सूक्ष्म जीव का कहीं भी मतलब बताते हैं कि सूक्ष्म जीव भी होता है, और ना ही क्या बताते हैं, सूक्ष्म पेड़ पौधे के बारे में बताते हैं। तो सूक्ष्म जीव के बारे में कौन, अरस्तु नहीं बताते हैं, ये इनकी कमी रह जाती है। उसके बाद कैलोरस
लिनियस आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं? कैलोरस लिनियस, जिसे आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। किसे? तो कैलोरस लिनियस को वे द्विजगत प्रणाली देते, वो भी क्या देते? द्विजगत प्रणाली, द्विजगत वर्गीकरण, जीवों को दो जगत में बांटते हैं, जिसको हम द्विजगत क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। टू किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये कौन करते हैं? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ये भी जो होते हैं उसको दो भागों में बांटते हैं, जंतु जगत और पादप जगत। जंतु जगत और पादप जगत। जंतु जगत में ये जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जंतु जगत में जितने भी जीव होते हैं उनको वे जंतु जगत में रखते हैं, और जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनको ये किस में रखते हैं? पादप जगत में रहते हैं। लेकिन लिनियस की भी थ्योरी में कमी रह गई। इन्होंने ना तो प्रोकैरियोटिक और ना यूकैरियोटिक में अंतर नहीं दिया। जो लिनियस जो थे ये क्या करते हैं? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर नहीं बताते। प्रोकैरियोटिक जीव हम उस जीव को कहते हैं जिसका केंद्रक विकसित नहीं रहता है, जिसका केंद्रक सुविकसित नहीं रहता है, और वो निम्न कोटि के जीव, जो निम्न कोटि के जीव होते हैं जिनका केंद्रक विकसित नहीं होता है, सुविकसित नहीं होता है, उसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया, शैवाल, ये सब आता है आपका यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक जीव हम वैसे जीव को कहते हैं जो उच्च कोटि के जीव, प्रोकैरियोटिक में उच्च कोटि के जीव आते हैं और जिनका केंद्रक विकसित होता है और सुव्यवस्थित होता है, उनकी केंद्रक के ऊपर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, वैसे जीव को हम यूकैरियोटिक जीव में ही रखते हैं। तो ये डिफरेंस ये लिनियस थे जो नहीं देते हैं, और ये सारी डिफरेंस जो है वो अरस्तु भी नहीं देते हैं। इसके कारण इन दोनों में क्या रह जाती है? कमी रह जाती है। इन्होंने यह भी नहीं बताया कि जीव एक कोशिकीय होती है, जीव बहुकोशिकीय भी होती है। मतलब एक कोशिकीय जीव वैसे जीव को कहते हैं जिसका शरीर एक सेल से बना हो, बहुकोशिकीय जीव वैसे सेल को कहते हैं जिसका शरीर दो कोशिकीय जीव से बना हो। उसके बाद ये अंतर नहीं देते हैं कवक पौधों में रखा गया, बल्कि ये परिपोषी है। ये जो कवक है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? कवक है, कवक को भी पेड़ पौधों में ही रख देते हैं, जबकि कवक परपोषी जीव है। कवक क्या है? परपोषी जीव वैसे जीव को कहते हैं जो दूसरे पे रहकर अपना भोजन को ग्रहण करता है, उसको हम परपोषी जीव कहते हैं। तो ये सारी कमियां रह गई थी लिनियस और अरस्तु के थ्योरी में। उसके बाद अर्नस्ट हैकेल आते हैं। अर्नस्ट हैकेल आते हैं 1866 में। 1866 में अर्नस्ट हैकेल आते हैं और वो त्रिजगत मतलब थ्री किंगडम्स क्लासिफिकेशन मतलब त्रिजगत थ्योरी देते हैं। थ्री जगत थ्योरी देते हैं जिसमें वो प्लांटी, एनिमिलिया और प्रोटेस्टा को बताते हैं। ये क्या करते हैं? शैवाल और कवक और बैक्टीरिया को अलग करते हैं। ये क्या करते हैं? शैवाल और कवक और बैक्टीरिया को अलग करते हैं। कौन? अर्नस्ट हैकेल। ये जो हैकेल आते हैं वो तीन जगत प्रणाली देते हैं। एक का है प्लांटी, एनिमिलिया और बैक्टीरिया। प्लांटी में जितने भी छोटे से बड़े पेड़ पौधे को प्लांटी जगत में रखा जाता है, मतलब पादप जगत में रखा जाता है, और एनिमेलिया में जितने भी जंतु थे उनको एनिमेलिया जगत में रखा गया, और प्रोटेस्टा में बैक्टीरिया, कवक और शैवाल और प्रोटोजोआ, ये सारी जंतुओं को प्रोटेस्टा में रखा गया। किस में रखा गया? प्रोटेस्टा में रखा गया। प्लांटी को पौधे में, एनिमेलिया जंतुओं में, और प्रोटेस्टा में बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, इस सारी को कहाँ रखा गया? आपका किस में रखा गया? तो रखा गया है आपका प्रोटेस्टा जगत में। तो जो अर्नस्ट हैकेल थे, हैकेल ने थ्री जगत थ्योरी दिया। जो एक हैकेल्स जो थे उन्होंने तीन
तीन जगत थ्योरी दिया, और जो अरस्तु थे वो द्विजगत थ्योरी देते हैं। उसके बाद लीनियस जो था वो भी द्विजगत थ्योरी देते हैं। आज हमने क्या जाना, आज हम जीवों का वर्गीकरण के बारे में पढ़े, और अब हम अरस्तु के बारे में, लीनियस के बारे में और अर्नस्ट हैकेल के बारे में जाने। मतलब 3 जगत थ्योरी तक हमने इस क्लास में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम चौथा किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे और पंचशील क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। इसीलिए वेट कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।